अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक मरतबा फिर से आपका इस्तकबाल है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पर। और आज मैं हाजिर हूँ 2010 के मॉडल सेट के साथ। इससे पहले मैंने मॉडल सेट 1 को एक्सप्लेन किया था और आज की इस वीडियो में मॉडल सेट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए हम बगैर वक्त ज़ाया किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल है, दर्जे ज़ैल में से किसी 7 सवालों का जवाब दीजिए। जिस तरह से सेट 1 में जो था ना, उसी तरह सेट 2 में भी है। तो देखिए, इसमें सबसे पहला सवाल है, नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ का नाम बताइए। नज़ीर अकबर आबादी, रशीद अहमद सिद्दीकी, फरहतुल्लाह बेग या फिर मौलवी अब्दुल हक। तो नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ का नाम क्या है? मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग है। और अगर आपसे पूछेगा कि नज़ीर अहमद की कहानी क्या है, तो क्या है? नज़ीर अहमद की कहानी एक खाका है। चलिए अब आगे देखिए, सवाल नंबर 2 में है, सिपारे दिल किसकी किताब है? तो सिपारे दिल ख्वाजा हसन नज़ामी की किताब है। और इनकी और भी किताबें हैं, जैसे नज़ाम बंसरी, उसी तरह रोज़नामचे और कलमी चेहरे। ये सब जो है ना, ख्वाजा हसन नज़ामी की क्या कहते हैं, अहम किताबें हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 3, हिंदुस्तान के किस सूबे में सैयद सुलेमान नदवी पैदा हुए? सैयद सुलेमान नदवी का आप लोगों को क्या पढ़ना है? मजमून पढ़ना है। उस मजमून का नाम क्या है? बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। और यहाँ क्या पूछ रहा है? हिंदुस्तान के किस सूबे में, यानी किस स्टेट में सैयद सुलेमान नदवी पैदा हुए? किस राज्य में सैयद सुलेमान नदवी पैदा हुए? मैं हिंदी इंग्लिश में बता दी हूँ ताकि कंफ्यूज ना करे। तो सैयद सुलेमान नदवी जो है ना, वो बिहार राज्य में पैदा हुए थे। और इनकी पैदाइश कब हुई थी? 22 नवंबर 1884 ईस्वी को इनकी पैदाइश हुई थी। और इनकी वफ़ात जो है वो 23 नवंबर 1953 ईस्वी को मुख्तसर अदालत के बाद पाकिस्तान में कराची जो है वही हुई थी। अब आगे देखिए, सवाल नंबर 4 क्या है? सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? सर सैयद, शिबली नोमानी, हाली या फिर नज़ीर अहमद? तो सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? शिबली नोमानी के शागिर्द थे। ठीक है, आप कंफ्यूज ना करेंगे। और अगर आपसे पूछे कि मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग किसके शागिर्द थे, तो किसके शागिर्द थे? नज़ीर अहमद के शागिर्द थे। ठीक है। और यहाँ पूछ रहा है सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? तो शिबली नोमानी के शागिर्द थे। चलिए अब आगे देखिए, सवाल नंबर 5, इंशाइया कैसी सिन्फ है? नसरी, शेरी, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो मॉडल सेट 1 जो था ना, उसमें भी ये सवाल पूछा गया था। तो इसका जवाब आप कमेंट में बताएं कि इंशाइया कैसी सिन्फ है। चलिए अब आगे देखिए, सवाल नंबर 6 में है, उर्दू की पहली अदबी दास्तान की निशानदेही कीजिए। बागो बहार, सबरस, नौतर्ज मुरस्सा या फिर फसाने अजायब? तो उर्दू की पहली अदबी दास्तान की निशानदेही कीजिए। इस बारे में मैं मॉडल सेट 1 में भी बताया था। आपको कुछ याद आ रहा है? जब मैं आपको बताया था कि उर्दू के पहले मरसिया का नाम बताइए, उसमें मैं इस बात को बताया था। उसमें उर्दू के पहले मरसिया का नाम क्या था? नौसरहार। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है? यहाँ पर पूछ रहा है कि उर्दू की पहली अदबी दास्तान की निशानदेही कीजिए। तो उर्दू की पहली अदबी दास्तान की इसमें कौन है? सबरस है, जो आपके किताब में पेज नंबर 37 पर है। मैं वहाँ भी बताया था कि जब आप अपना किताब खोलेंगे तो उसमें लिखा है कि मुल्ला वजही की सबरस को उर्दू की पहली अदबी दास्तान होने का शर्फ हासिल हुआ। तो इससे क्या पता चला कि उर्दू की पहली अदबी दास्तान जो है वो सबरस है। और बागो बहार जो है वो उनके लिखने वाले कौन है? मीर अमन दहलवी है। सबरस के तो हो गए मुल्ला वजही। और नौतर्ज मुरस्सा जो है, इसके लिखने वाले हैं अता हुसैन तहसीन। और फसाने अजायब जो एक दास्तान है, वो मज़ीद मुताले के लिए दिया गया है, उसमें आपको पढ़ना है। तो उसके लिखने वाले कौन है? रजब अली बेग सरवर। ये सब बातें मैं बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना करें, समझे? क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल पूछे ही जाते हैं। देखना, ये 2010 का मॉडल सेट है, इसमें ये सवाल पूछा गया है। और अभी चल रहा है 2021, और इसमें भी पिछले साल यानी इसी साल 2021 का क्वेश्चन उठाए, उसमें ये सारे सवालात पूछे गए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हर एक सवाल को आप गौर से सुने। बहरहाल अब आगे देखिए, सवाल नंबर 7, बागो बहार में कितने दुर्वेशों का किस्सा बयान किया गया है? 1, 2, 3 या 4? तो बागो बहार में कुल 4 दुर्वेशों का किस्सा बयान किया गया। और अगर आपको कन्फ्यूज़न हो एग्ज़ाम में जाने के बाद, अगर खुदा न खास्ता याद न हो, तो आप इस तरह याद रख लें कि देखिए, ये जो बागो बहार है ना, इसका उर्दू तर्जमा किया गया था, तब ने इसका बागो बहार नाम पड़ा। लेकिन इससे पहले तो ये फ़ारसी में थी, और जब फ़ारसी में थी तो इस किताब का क्या नाम था? किस्सा चहार दुर्वेश था। तो चहार का मतलब क्या होता है? 4 होता है। तो इस तरह आप याद रख लें कि बागो बहार में कुल 4 दुर्वेशों का किस्सा बयान किया गया है। चलिए अब आगे देखिए, सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है? फिक्शन की सबसे मुख्तसर सिन्फ को क्या कहते हैं? जी हाँ, ये सवाल
सेंटअप एग्ज़ाम जो इसी साल हुआ था 2021 में, और फाइनल भी हुआ था, उसमें भी शायद ये सवाल पूछा गया था। सेंटअप में तो पूछा ही था और शायद फाइनल में भी था। तो फिक्शन की सबसे मुख्तसर सिमत को क्या कहते हैं? अफसाना कहते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 9, टूबा टेक्सिंग अफसाने का खालिक कौन है? राजेंद्र सिंह बेदी, प्रेमचंद, सादत हसन मंटू या फिर कृष्णचंद? तो टूबा टेक्सिंग अफसाने का खालिक कौन है? सादत हसन मंटू है। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है? अखबार अल हिलाल के बानी कौन थे? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सर सैयद अहमद खां या फिर मौलाना हाली यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली? तो अखबार अल हिलाल के बानी जो थे ना वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। चलिए अब आगे है सवाल नंबर 2। ये तो सवाल नंबर 1 में कुल 10 सवालात दिए गए थे जिसमें से 7 बनाने को कहा गया था। अब है सवाल नंबर 2, इसमें भी कुल 10 सवालात दिए गए हैं और 7 को बनाने के लिए कहा गया है। तो इसमें सबसे पहला सवाल है, नज़्म खेती के शायर का नाम बताइए। तो नज़्म खेती के शायर का नाम क्या है? अमीक हनफी है। और ये क्या है? ये नज़्म है। यहाँ तो लिख ही रहा है कि नज़्म खेती के, इससे पता चल गया आपको कि ये नज़्म है। लेकिन आपसे पूछा भी जा सकता है कि खेती क्या है? खाका है, मजमून है, इंशाइया है, दास्तान है, अफसाना है, ख़त है या नज़्म है? यानी मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि इस सब में से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो खेती क्या है? एक नज़्म है और इसके लिखने वाले कौन है? अमीक हनफी है। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 2, मुतशायर किस हैयत में लिखी गई? मुखम्मस, मुसद्दस, मुसल्लस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जी हाँ, मुतशायर जो है ना वो मुसद्दस हैयत में लिखी गई थी। ठीक है, इस बात को भी याद रखें। और ये मुतशायर के लिखने वाले हैं ज़फ़र कमाली और ये ज़रीफ़ाना नज़्म है। चलिए अब सवाल नंबर 3 देखिए, अकबर इलाहाबादी की शायरी में किस तहज़ीब व तमद्दुन को निशाना बनाया गया? तो अकबर इलाहाबादी की शायरी में जो है ना वो अंग्रेज़ी तहज़ीब व तमद्दुन को निशाना बनाया गया था। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन अलिफ। आगे है सवाल नंबर 4, कसीदे का वह हिस्सा बताइए जिससे गज़ल पैदा हुई। गुरेज़, तशबीह, मदह या दुआ? क्या है? कसीदे का वह हिस्सा बताइए जिससे गज़ल पैदा हुई। इसका जवाब आप लोग बताएं, मेरे दिमाग में नहीं है। वैसे अगर आप लोगों को मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं इंशाअल्लाह मैं कमेंट कर दूंगा। इसका जवाब मैं कमेंट में दे दूंगा। ठीक है। उसके बाद है सवाल नंबर 5, जोश मलिया आबादी की खुदनविश्त का क्या नाम है? नक्शो निगार, रूप, रुहे अदब या फिर यादों की बारात? तो जोश मलिया आबादी की नक्शो निगार, रूहे अदब, यादों की बारात, रूप? जी हाँ, ये सवाल गलत है क्योंकि इनमें से जो है ना नक्शो निगार, रूहे अदब और यादों की बारात ये तो जोश मलिया आबादी की खुदनविश्त है ही, और रूप जो है वो जोश मलिया आबादी की ये क्या कहते हैं खुदनविश्त नहीं है। तो अगर इस सवाल में कुछ इस तरह रहता है कि जोश मलिया आबादी की इनमें से कौन खुदनविश्त नहीं है तो ये सवाल सही हो जाता, क्योंकि रूप जो है वो नहीं है सही, समझे? क्योंकि आप अपना किताब खोलें और पेज नंबर 220 में जाए, उसमें लिखा है कि रूहे अदब, नक्शो निगार, शोले शबनम, जुनून हिकमत, हरफ हकायत, आयात नगमात, क़त्र क़ल्ज़म, अलहाम व अफ़कार, सैफ़ व सबूत और यादों की बारात, ये सब जो है ना जोश मलिया आबादी की अहम खुदनविश्त है। तो इस हिसाब से आप याद रख लें कि बस ये सवाल जो है वो गलत है। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 6, मिजाज लखनवी का असल नाम बताइए। असरारुल हक, अनवारुल हक, इफ्तिखारुल हक या फिर अंजारुल हक? तो मिजाज लखनवी का असल नाम क्या है? असरारुल हक मिजाज है, समझे? और असरारुल हक मिजाज की पैदाइश कब हुई थी? तो इनकी पैदाइश जो है ना वो 19 अक्टूबर 1911 ईस्वी को हुई थी और इनकी वफ़ात 5 दिसंबर 1955 ईस्वी को हुई थी। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 7 है, गालिब कब पैदा हुए? 1897, 1895, 1802 या फिर 1807? तो इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं गालिब की पैदाइश कब हुई थी। तो ऑप्शन के हिसाब से ये गलत ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की पैदाइश जो है ना वो 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को हुई थी। और कहाँ हुई थी? अपनी नानिहाल आगरा में हुई थी। तो ये जो 1897 दिया गया है ना, ये 1897 की जगह 1797 होनी चाहिए था। इसलिए खैर मैं नीचे लिख देता हूँ 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की पैदाइश हुई थी। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 8, ज़िंदगी ए ज़िंदगी किसका शेरी मजमुआ है? अली सरदार जाफरी, जोश मलिया आबादी, खलीलुर रहमान आज़मी या फिर इब्ने इंशा? तो ज़िंदगी ए ज़िंदगी ये जो है ना ये खलीलुर रहमान आज़मी का शेरी मजमुआ है। और ये कब शाये हुआ था? तो 1905
1983 ईस्वी में शाये हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि इनके तीन शेरी मजमूए थे। एक था कागजी पैरहन जो अक्सर पूछा जाता है, जो 1955 ईस्वी में शाये हुआ, और एक था नया ओहदनामा जो 1965 ईस्वी में शाये हुआ था। और ये जो मैं अभी आपको बताया हूँ जिंदगी ए जिंदगी, ये कब शाये हुआ? 1983 ईस्वी को शाये हुआ था। तो ये सब अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, इसलिए आप लोग इसे इग्नोर ना करें, ठीक है। और कोई ना कोई सवाल ज़रूर रहेगा इस मरतबा भी। देखिए, कागजी पैरहन, नया ओहदनामा और जिंदगी ए जिंदगी, इन तीनों में से कोई सवाल ज़रूर आपसे पूछेगा, चाहे कागजी पैरहन किनका शेरी मजमुआ है, या नया ओहदनामा किनका शेरी मजमुआ है, या फिर जिंदगी ए जिंदगी किनका शेरी मजमुआ है, ये ज़रूर पूछेगा, आप लिख लें। चलिए सवाल नंबर 9, राशिक का पूरा नाम क्या है? राशिक का मतलब राशिक हज़ीमाबादी का पूरा नाम क्या है? शेख गुलाम अली, नवाब गुलाम अली, फजल अली या फिर राशिद अली? तो राशिक हज़ीमाबादी का पूरा नाम क्या है? शेख गुलाम अली है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 10, मीर अनीस का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से? अज़ीमाबाद, लखनऊ, दिल्ली या फिर दक्कन? तो इसका जवाब आप कमेंट में बताएं, क्योंकि मैं बहुत मरतबा बता चुका हूँ मीर अनीस का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 3 में क्या है? किसी 5 सवालों के जवाब दीजिए। इसमें कुल 7 सवाल दिए गए हैं, उसमें से 5 सवालों के जवाब बताने हैं आपको। तो देखिए इसमें सबसे पहला सवाल क्या है? किसी तारीख़ी वाक़या की तरफ इशारा को शायरी इस्तिलाह में क्या कहते हैं? तलमीह या फिर कनाया या फिर मुबालगा? तो किसी तारीख़ी वाक़या की तरफ इशारा को शायरी इस्तिलाह में हम तलमीह कहते हैं। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 2, ऐसे मिसरे और जुमले को क्या कहते हैं जिससे तारीख़ बरामद होती है? मादे तारीख़, इशारे तारीख़, बरामद तारीख़ या महफूज तारीख़? इस सवाल में मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं मालूम, मैं देखा नहीं हूँ, बस आप याद रखें शायद बरामद तारीख़ है। खैर आपको अगर मालूम है तो आप कमेंट में बताएं। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 3, उर्दू के पहले मरसिया का नाम बताइए। गुलजार नसीम, सहरुल बयान, नौसरहार या कुतुब मिश्तरी? तो मॉडल सेट 1 में भी मैं इसको बताया था। उर्दू के पहले मरसिया का नाम क्या है? नौसरहार है। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 4, शायर अपने अशार में असली नाम के अलावा एक मुख्तसर नाम इस्तेमाल करता है, उसे क्या कहते हैं? मतला, मक्ता, तखल्लुस या फिर उर्फ? तो शायर अपने अशार में असली नाम के अलावा एक मुख्तसर नाम इस्तेमाल करता है, उसे हम तखल्लुस कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए आगाज़ लफ्ज़ की ज़िद क्या है? इब्तिदा, इंतहा, अंजाम या आखिर? तो इब्तिदा का इंतहा हो जाएगा, इंतहा इसमें है ही। आखिर का अव्वल होता है तो अंजाम हो जाएगा, आगाज़ की ज़िद अंजाम। उसके बाद है सवाल नंबर 6, लफ्ज़ तकिया की जिन्स बताइए। मुज़क्कर, मुअन्नस, दोनों या इनमें से कोई नहीं, यानी लफ्ज़ तकिया स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये बताना है आपको। तो इसका जवाब आप कमेंट में दें ताकि मुझे पता चले कि आप वाकई में वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 7 है, गज़ल का पहला शेर जिसकी दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ होते हैं क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? मतला कहलाता है। तो अब आगे देखिए सवाल नंबर 4, किसी 5 की जमा बनाइए। किताब, आलिम, हकीकत, कायदा, काफिर, अकबर और शक। सबसे पहले आप जानिए वाहिद किसे कहते हैं और जमा किसे कहते हैं। वाहिद कहते हैं एक को और जमा कहते हैं एक से ज़ायद को। तो इसमें जो दिया हुआ है, इसमें किताब, आलिम, हकीकत, कायदा, काफिर, अकबर और शक, तो ये सब क्या है? ये सब वाहिद है, यानी एक है। और इसका हम लोगों को जमा बनाने को कहा जा रहा है कि आप जमा बनाइए, तो यानी एक से ज़ायद बनाइए। तो देखिए किताब की जमा क्या होगी? कुतुब, आलिम की जमा उलमा, हकीकत की जमा हकायक, कायदा की जमा कवायद, काफिर की जमा कुफ़ार, अकबर की जमा अकाबिर और शक की जमा शुकूक। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपके एग्ज़ाम में इस तरह से सवाल आएगा ही, तो अगर आएगा तो किस तरह जवाब लिखिएगा? तो देखिए सवाल नंबर 4 जो है ना, इसमें लिखा हुआ है ना कि किसी 5 की जमा बनाइए, तो आप एग्ज़ाम में जाइएगा तो क्या लिखिएगा? इसमें लिखिएगा कि सवाल नंबर 4 का जवाब, और उसके बाद किताब के सामने उसका जो जमा है वो लिख दीजिएगा कुतुब। उसी तरह आलिम की जमा उलमा, हकीकत की जमा हकायक, इस तरह शक की जमा शुकूक तक पहुँचेगा। और एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखिएगा ताकि साफ साफ नज़र आए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अगर वाहिद जमा दिया है और ज़िद दिया है तो सब एक ही पेज में लिखने लगते हैं। अरे भाई 16 पेज दिया रहता है, उस 16 पेज को क्या करोगे आप बचा के? तो इसलिए साफ साफ लिखिए, समझे। एक पेज में सिर्फ वाहिद जमा लिखिए, अगला पेज में ज़िद लिखिए, ताकि साफ साफ एग्जामिनर को देखने में लगे। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 5 में क्या है? दर्जे झैल मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए।
नाकों चने चबवाना, आफ्ताब को चिराग दिखाना, बाल बाल बचना, कलेजा मुंह को आना और आस्तीन चढ़ाना। तो देखिए इसमें तो कुल 5 मुहावरे दिए गए हैं। तो मैं एक मुहावरा को जुमलों में इस्तेमाल करके बता देता हूं ताकि आप समझ लें किस तरह बनाना है। बकिया 4 जो बाकी रह जाएगा उसका आपको कमेंट में बनाकर दिखाना है ताकि मुझे पता चले कि आप वाकई में बना रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, नाकों चने चबवाना। तो इसका मैं आप लोगों को बनाकर दिखाता हूँ। तो देखिए जैसे है नाकों चने चबवाना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंतहाई परेशान करना। अब इसको जुमला बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो उसने अपने भाई को नाकों चने चबवाया, यानी उसने अपने भाई को इंतहाई परेशान किया, इसका मतलब ये हुआ। तो इस तरह बनाना है आपको, ठीक है। और इसी तरह जो 4 है इसका जवाब आप कमेंट में दें। अब आगे देखिए सवाल नंबर 6 में क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 6 में है कि कॉलम अलिफ और कॉलम बा के मिसरों के सही जोड़ा लगाइए। यानी ये जो कॉलम अलिफ है ना और ये जो कॉलम बा है इसका सही जोड़ा लगाना है। वो जो बच्चा में जो हम लोग करते थे ना बचपन में, क्लास 1 क्लास 2 में, उसी तरह करना है। बस आपको इसमें क्या कहते हैं, मिसरों का सही जोड़ा लगाने के लिए बस मिसरा याद रहनी चाहिए। तो आप इसको कर लेंगे क्योंकि मैं बताऊंगा वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसके बाद देखिए आगे सवाल नंबर 7 में दर्जे ज़ैल इक़्तिबास को पढ़ें और दिए गए सवालों के जवाब दीजिए। यानी जो ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़ने के बाद नीचे जो 3 सवाल दिया गया है उसका जवाब देना है। तो देखिए हम पढ़ते हैं, मीर अमन की शोहरत जिस किताब से है वह बागो बहार है। यह किताब 1801 ईस्वी में मुकम्मल हो चुकी थी। उस वक्त इसका नाम चहार दुर्वेश था। 1802 ईस्वी में इस पर नजर सानी हुई और इसका तारीखी नाम बागो बहार रखा गया। फोर्ट विलियम कॉलेज की किताबों में सबसे ज़्यादा शोहरत मीर अमन की इसी तसनीफ़ को हासिल है। यानी इस इक़्तिबास को पढ़ लिए हम। अब इस इक़्तिबास को पढ़ने के बाद हमें जो मालूम हुआ उससे उस हिसाब से ये जो 3 सवाल नीचे दिए गए ना उसका जवाब देना है। तो इसमें सवाल नंबर 1 में था कि बागो बहार का नाम पहले क्या था। तो पहले क्या था, इसका नाम किस्सा चहार दुर्वेश था। उसके बाद है सवाल नंबर 2, बागो बहार किस कॉलेज में लिखी गई। तो किस कॉलेज में लिखी गई, यहाँ देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज की किताबों में सबसे ज़्यादा शोहरत मीर अमन की इसी तसनीफ़ को हासिल हुई। तो इससे क्या पता चला कि बागो बहार जिस कॉलेज में लिखी गई उस कॉलेज का नाम क्या है, फोर्ट विलियम कॉलेज नाम है, ठीक। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 3, बागो बहार कब मुकम्मल हुई। तो बागो बहार मुकम्मल कब हुई, 1801 ईस्वी में मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त इसका नाम क्या था, किस्सा चहार दुर्वेश ही था। उसके बाद है सवाल नंबर 8, उसमें देखिए क्या है, दर्जे झैल सवालों में से किसी 6 के जवाब दीजिए। जी हाँ, 2010 में जब पूछा गया था ना तो उसमें 10 सवालात दिए जाते थे और उसमें से 6 सवालों को बनाना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब है कि कुल 20 सवालात आपको दिए जाएंगे, उसमें से 10 सवालों को आपको बनाना होगा और हर सवाल की कीमत कितनी, यानी 2 मार्क्स का रहेगा। तो देखिए इसमें सबसे पहला सवाल क्या है। तो इसमें सबसे पहला सवाल है, फरहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे। तो मैं तो इसके बारे में बता ही चुका हूं जब सबक नंबर 1 पढ़ाया था तो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि फरहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी के नज़ीर अहमद उस्ताद थे, इसलिए ये क्या कहते हैं, नज़ीर अहमद के घर फरहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी तालीम हासिल करने के लिए जाया करते थे। तो इस तरह से बस मैं मुख्तसर में आपको बता रहा हूँ। अगर आपको पूरी तरह अच्छी से पढ़ना है तो आप जाकर सबक नंबर 1 देखें। उसी तरह सवाल नंबर 2 है, मिट्टी का तेल इंसान का शरीके गम कैसे है। तो इसके बारे में मैं बता ही चुका हूँ, क्योंकि मिट्टी का तेल जो है वो आवाम के सभी तबके की मदद और रहनुमाई करता है और गरीब तालिब इल्म को रोशनी में पढ़ाता है, यानी सबक याद दिलाता है, बूढ़ों को ठोकरे खाने से बचाता है, चोर को पकड़ने में पुलिस की मदद करती है। तो इस तरह मिट्टी का तेल इंसान का शरीके गम होता है। चलिए अब आगे देखिए, सवाल नंबर 3 में है, खानों में नाश्ते की क्या अहमियत है। तो खाने में नाश्ते की अहमियत क्या है वो तो आप जानते ही हैं, क्योंकि जब आदमी रात में खाना खाकर सोता है और सुबह में जब उठता है तो उसे शिद्दत से भूख का एहसास होता है। तो ऐसी सूरत में कुछ भी पेट में डाल लेने से दिन भर के लिए इत्मीनान और सुकून हो जाता है, इसलिए हमारे खानों में नाश्ते की अहमियत बहुत ज़्यादा है। चलिए अब आगे है, खाना बदोश के काफ़िले किस तरह सफ़र करते हैं। तो इसकी भी मैं वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। ये हिजरत जो है जिसके लिखने वाले अहमद जमाल पाशा है, उसी से ये सवाल लिया गया है। तो इसमें क्या है, पूछ रहा है खाना बदोश के काफ़िले किस तरह सफ़र करते हैं। तो वो तो आपको मालूम होगा कि सबसे आगे लड़की औरत और लड़कों की सफ़ होती है और सबसे पीछे जो होती है वो मर्दों की सफ़ होती है। और सबसे अहम बात कि काफ़िले में चलने वालों के सभी हाथों में कुछ ना कुछ सामान मौजूद रहता है
और उन सभी के साथ जो है ना एक कुत्ता रहता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि खाना बदोश के काफ़िले इसी तरह सफ़र करते रहते हैं। मैं मुख्तसर में बता रहा हूँ बस आप याद रखने के लिए कि कुछ याद रहे आपके दिमाग में। चलिए अब आगे है सवाल नंबर 5, शहज़ादा फ़कीर की बेटी को देखकर क्यों बेहोश हो गया था। ये सवाल जो है ना बागो बहार जिसके लिखने वाले मीर अमन देहलवी है, जो एक दास्तान है वहाँ से लिया गया है। और इसकी कहानी तो आप पढ़ ही चुके होंगे, बड़ी ज़बरदस्त दास्तान है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो कहानी आप सुन ले, बड़ी मज़ा आएगा सुनने में। बहरहाल इसमें क्या है, शहज़ादा फ़कीर की बेटी को देखकर क्यों बेहोश हो गया था। तो शहज़ादा फ़कीर की बेटी को देखकर इसलिए बेहोश हो गया था कि वह बड़ी खूबसूरत थी, और दूसरी वजह यह थी कि ये वही लड़की थी जिसकी तलाश में मुल्क सादिक ने शहज़ादों को भेजा था। तो इसलिए ये क्या कहते हैं, शहज़ादा फ़कीर की बेटी को देखकर बेहोश हो गया था। उसके बाद है सवाल नंबर 6 में, अपने आप को खुदा कहने वाले पागल से टूबा टेक्सिंग क्यों नाराज़ हो गया। तो इस बारे में भी मैं आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप याद रख लें कि लाहौर पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता था। उस पागल से एक रोज़ बिशन सिंह पूछा कि टूबा टेक्सिंग पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में। तो उसने जवाब क्या दिया, सुनिए। उसने जवाब दिया कि न मैं हिंदुस्तान में है न पाकिस्तान में। तो क्यों, तो क्योंकि मैं अभी तक उन्हें हुक्म ही नहीं दिया। यानी वो खुद को खुदा कहता था, और खुदा जो कहता था ना वो पागल, वो उसके कहने का मतलब था कि मैंने हुक्म अभी दिया ही नहीं हूँ कि वो हिंदुस्तान में रहे या पाकिस्तान में, इसलिए वो ना तो हिंदुस्तान में और ना पाकिस्तान में। इसीलिए इसी बात पे जो है ना वो टूबा टेक्सिंग है ना, जो खुदा कहता था खुद से, उससे नाराज़ हो गया था। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 7, इब्राहिम सिक्का किससे मोहब्बत करता था। तो बताइए आप लोग, इब्राहिम सिक्का किससे मोहब्बत करता था। इब्राहिम सिक्का बेदार खां देशमुख की बहन से मोहब्बत करता था। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 8 में है, मौलाना आज़ाद की नज़्म निगारी की 3 खुसूसियात बताइए। तो इसकी वीडियो मैं पोस्ट कर चुका हूँ, आप वहाँ जाकर देख लीजिए। उसके बाद है, मुतशायर खुद को खोटा सिक्का क्यों कहता है। तो आप लोग बताइए, मुतशायर खुद को खोटा सिक्का क्यों कहता था। सबसे पहले आप जानिए कि ये जो मुतशायर है इसके लिखने वाले कौन है, ज़फ़र कमाली है। और अब यहाँ है कि मुतशायर खुद को खोटा सिक्का क्यों कह रहा था। तो देखिए मुतशायर जो था ना वो खुद को खोटा सिक्का इसलिए कहता था क्योंकि वह असली शायर नहीं था। वह दूसरे शायरों से कलाम खरीद कर या किसी कदीम शायर के दीवान से चंद गज़लें लेकर मुशायरों और अदबी महफिलों में अपना तारुफ बहैसियत शायर करा लेता था, इसलिए मुतशायर खुद को खोटा सिक्का कह रहा था। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 10 में है, मरसिये के अज्जाए तरकीबी क्या है बताइए। तो जी हाँ, इसकी वीडियो मैं अभी पोस्ट नहीं किया हूँ, जब मैं पोस्ट करूँगा तो वहाँ बताऊँगा, अभी आप इस सवाल को रहने दें। उसके बाद है सवाल नंबर 9 में, मीर अमन देहलवी शख्सियत और खिदमत पर एक मुख्तसर मजमून लिखिए। तो इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, आप वहाँ जाकर देखें, या में जो दिया गया है अफसाना टूबा टेक्सिंग का खुलासा अपने लफ्ज़ों में बयान कीजिए, इसकी भी वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप वहाँ जाकर देख लीजिए। फिर है वज़ीर आगा ने इंशाइया के लिए ये भी बता चुका हूँ, योजना मुताले की नज़्म ये भी बता चुका हूँ। उसके बाद है सवाल नंबर 11, किसी एक शेर की तशरीह कीजिए। यारों ने खूब बढ़ के ज़माने से सुलह की, मैं ऐसा बददिमाग यहाँ भी बिछड़ गया। अब क्या बताऊँ, क्या था ख्यालों के शहर में बसने से पहले वक्त के हाथों उजड़ गया। तो आप टेंशन न लें, इसकी वीडियो मैं बहुत जल्द पोस्ट करने वाला हूँ, आप घबराएं नहीं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, इंशाअल्लाह फिर मैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।